हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, फिर देखेंगे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या एक्चुअल में डिफरेंस है और अकाउंट रिसीवेबल के साथ ये कैसे अलग है। सो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब देखिए, चाहे प्रोमिसरी नोट हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों ही तब जनरेट होते हैं जब हम माल जो है, जो भी सेल करते हैं, उसको उधार में सेल करते हैं। तो हम क्रेडिट में उधार में सेल ही क्यों करते हैं? हम सिर्फ कैश में सेल करें, उधार में सेल करने की ऐसी क्या जरूरत है? इसके लिए हम दो सिनेरियो देखते हैं। अब पहला सिनेरियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश में सेल करते हैं। अब देखिए, कैश में सेल करी 100 की, प्रॉफिट कमाए 30, कोई बैड डेट नहीं, टोटल प्रॉफिट आपके पास आया 30। बट दूसरे केस में क्या होगा, कैश में हमने सेल करी, टोटल प्रॉफिट आया 30, बट अगर हम उधार में भी माल बेचते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो इमीडिएट पेमेंट नहीं कर सकते। बट अगर हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद पेमेंट दे देना, कोई जल्दी नहीं है, तो तब वो कई बार सामान खरीद लेते हैं। तो इससे हमारी सेल बढ़ती है। तो क्रेडिट में भी मान लीजिए हम 100 का सेल कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिट होता है हमारा 30 रुपए, जो हमारा मार्जिन है। बट उसमें से 10 रुपए जो है वो हमारे डूब गए। 10 रुपए वैल्यू के कस्टमर जो थे वो हमें पेमेंट नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली क्रेडिट के केस में हमने प्रॉफिट कमाए 20। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो सिनेरियो 1 में था 30, सिनेरियो 2 में है 50। तो ये जो है फिगर जो है ये मिलियन में बिलियन में भी हो सकती है। तो जहां आप 30 रुपए कमा रहे थे, वहां अब आप कमा रहे हैं 50 रुपए, इवन आपके 10 रुपए डूब गए हैं तो भी। तो इसलिए क्रेडिट में जब हम सेल करते हैं तो हमारी सेल बढ़ती है, जिससे अगर हम अल्टीमेटली टोटल प्रॉफिट देखें वो हमारा बढ़ता है। तो इसलिए क्रेडिट में सेल करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम क्रेडिट में सेल बिना किसी डॉक्यूमेंट के करें? जैसे कोई भी उधार में माल खरीदने आता है, हम उसे माल दे दें कि ठीक है, जब आपका मन करे दे देना। क्या ऐसे बिजनेस होता है? द आंसर इज नो। कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टमर को लीगली बाउंड करना पड़ेगा, जिससे वो ऑब्लाइज हो जाए कि हाँ, उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो लीगली बाउंड कैसे करें? तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए बनाया जाता है प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे क्या होता है कि कस्टमर लीगली बाउंड हो जाता है। दूसरा, इसकी डिस्काउंटिंग पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से 40,000 रुपए लेने हैं, उसने आपको प्रोमिसरी नोट दे दिया 40,000 का। आपको अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा बैंक के पास जाएं, बैंक आपको बोलेगा कि ठीक है 40,000 है, मैं आपको 38,000 पे कर देता हूँ, बट पैसे अभी मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस का जो भी डेली का काम है वो नहीं रुकेगा। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग, जो पॉसिबल है। और इसमें यह मेंशन किया जाता है कि जो पेमेंट की जाएगी वो एक पर्टिकुलर डेट पे की जाएगी, पर्टिकुलर अमाउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर कहेगा कि एक काम करो 50% अभी ले लो, बाकी बाद में, ऐसा नहीं होगा। और ये अनकंडीशनल होती है। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर कहेगा कि ये चीजें करोगे तभी पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो एक स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक अमाउंट और बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनली वो आपको पेमेंट करेगा, और इसके लिए वो लीगली बाउंड है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। समझते हैं डिफरेंस क्या होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी ना किसी को दे रहे हैं। तो कौन बिल बना के देगा? जो इनवॉइस बनाता है। तो ड्रॉन बाय क्रेडिटर, जिससे उधार में माल खरीद रहा है कस्टमर, वो बिल बना के देगा कि ठीक है, तुमने पेमेंट करनी है। प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस कौन करेगा कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पेमेंट दे दूंगा। जो खरीद रहा है वो प्रॉमिस करेगा। तो ये बनाता है डेप्टर, जिसने माल खरीदा है। अब जो बिल इशू कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल बना रहा है कि हाँ ठीक है, तुम इतने टाइम तक इतनी पेमेंट करोगे और बिना किसी कंडीशन के, ये एक तरह का ऑर्डर है। ऑर्डर कौन कर सकता है? जो माल बेच रहा है। तो ऑर्डर टू मेक पेमेंट कौन देता है? जो माल बेचता है। बट जिसने माल खरीदा है वो प्रॉमिस करता है कि हाँ ठीक है। वो ऑर्डर नहीं दे सकता कि हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूं कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, नहीं, वो प्रॉमिस करेगा। अब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ड्रॉई की, डेप्टर्स की, जिसको हम उधार में माल बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमने इनवॉइस बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज साथ में दे दिया बिल रिसेबल, कि तुम 50,000 रुपए का बिल रिसेबल तुम्हें देना है एक पर्टिकुलर डेट पे।
बट जब डेट आई तो फिर वो डिसएग्री होगा कि नहीं 50,000 नहीं 40,000 अमाउंट देना था। तो सबसे पहले जिसको माल आपने उधार में बेचा है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे पे करूंगा। बट प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट में जो माल खरीद रहा है वही प्रॉमिस कर रहा है। तो जो खरीद रहा है वो क्या खुद प्रॉमिस करेगा खुद को? द आंसर इज नो। तो इस केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ड्रॉर है वो पे भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो बिल बना रहा है कि हाँ ठीक है तो मुझे इतने टाइम बाद पेमेंट करोगे, आप उसे ही पेमेंट दे, ऐसा पॉसिबल है। बट जो प्रॉमिस कर रहा है प्रोमिसरी नोट में, मैं अगर प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा तो क्या मैं खुद को पैसे देके कह सकता हूं कि हाँ पेमेंट हो गई? द आंसर इज नो। तो इसमें जो मेकर है वो पे नहीं हो सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। आइए अब समझते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल से ये कैसे अलग है। इसके लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। सेल करी राम को $5,000 की। अब इसमें बिल एंड्रोस होते हैं। मान लीजिए मेरा नाम मनीष है, मेरे अपने क्रेडिटर है जिनको मैंने पैसे देने हैं बट मेरे पास उतना कैश नहीं है। तो मैंने क्या करा, एंडोस कर दिया श्याम को कि ठीक है अब तुम पेमेंट ले लेना, ये बिल रिसेबल है। श्याम ने आगे मोहन को, मोहन ने आगे सोहन को शिफ्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली सेल तो मैंने करी थी, पैसे तो मुझे लेने थे, बट अब पैसे कलेक्ट कौन करेगा? सोहन। तो ये प्रोसेस होता है एंडोसिंग का। तो इसमें अगर मैंने सेल करी है राम को तो राम से मुझे अब पैसे लेने हैं $5,000। तो यहाँ राम जो है वो मेरा डेप्टर बन गया। तो जब भी हम ऐसे उधार में माल बेचते हैं तो जो कस्टमर है उसका नाम आ जाता है और टू सेल्स, तो राम टू सेल्स। तो यहाँ अकाउंट रिसेबल कि राम के अकाउंट से मुझे इतने पैसे लेने हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे राम से 5,000 रुपए लेने हैं, अब मुझे किसी को पैसे देने भी हैं, तो क्या मैं करूंगा? मैं राम को फोन करूंगा कि आप उससे दे देना, फिर वो आगे फोन करेगा। जैसे मैं श्याम को फोन करूं कि आप राम से पैसे ले लेना और फिर राम को बताऊं, फिर श्याम मोहन को, मोहन सोहन को, ऐसे नहीं होता। इसके लिए कहते हैं कि आप एक काम करो, एक डॉक्यूमेंट बना दो जिस पर हम एंडोस करके ऐसा कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बिल रिसेबल बनाया जाता है। बिल रिसेबल में मैं एंडोस कर दूंगा श्याम को, श्याम मोहन को, मोहन सोहन को। तो फिर फाइनली जब राम देखेगा, जब पेमेंट का टाइम आएगा, वो कहेगा पेमेंट किसको देनी है, तो उसे बिल रिसेबल दिखा जाएगा, उसमें वो देख लेगा कि एंडोस किसको हो रहा है। तो फाइनली वो सोहन को पेमेंट कर देगा। तो क्रेडिट सेल में राम टू सेल्स, और फिर जब शिफ्ट हो जाता है, जब बिल रिसेबल बन जाता है, तो बिल रिसेबल टू राम। तो यही डिफरेंस होता है बिल रिसेबल में और अकाउंट रिसेबल में। तो आज की इस वीडियो में हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।